चतुर्थ अंक स्वप्न वासव दत्तम 9 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज इस अंक का अंतिम 10वां श्लोक हम पढ़ेंगे। एक बार चतुर्थ अंक की कथा पुनः दोहराते हैं। पद्मावती और वासव दत्ता अपनी सखियों के साथ प्रमदवन में आती हैं। प्रमदवन वो होता है जहाँ अंतःपुर की स्त्रियां, रानियां, उनके अतिरिक्त पुरुष पात्रों में राजा, कांचुकीय और वसंतक यानी विदूषक ही प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ शेफालिका के फूलों को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं। उसी समय वहाँ उदयन और वसंतक को आता देखकर वे सभी माधवी लता मंडप में छिप जाती हैं और वसंतक और उदयन की बात सुनती हैं। वसंतक एकांत देखकर राजा उदयन से पूछता है कि स्वामी, आपको पद्मावती अधिक प्रिय है या वासव दत्ता? इस तरह की उन दोनों में वार्तालाप चलता है और उनसे जो उत्तर आता है उसको सुनकर वासव दत्ता भी और पद्मावती भी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उदयन का उत्तर ऐसा होता है क्योंकि वो दक्षिण नायक है, उदार है, इसलिए अपनी दोनों नायिकाओं से वो समान रूप से प्रेम करता है, दोनों के प्रति अनुकूल भाव रखता है। उसके बाद उदयन भी वसंतक से पूछते हैं कि मैंने तो अपना उत्तर तुम्हें बता दिया, अब तुम भी मुझे बताओ। तब वो बताता है कि मुझे भी दोनों महारानियां बहुत अधिक प्रिय हैं, लेकिन वासव दत्ता को मैं अभी भी स्मरण करता हूँ कि वो मुझे सुस्वादिष्ट व्यंजन खिलाती थी। इस तरह की जब उनकी बात होती है तब वासव दत्ता को स्मरण करके राजा उदयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माधवी लता मंडप में छिपी हुई पद्मावती को वासव दत्ता और उसकी दासी भेजती हैं उदयन के पास कि आप उनके पास जाइए, उन्हें सांत्वना दीजिए। पद्मावती जब वहाँ जाती है तो वसंतक उस समय कमलनी के पत्ते में उदयन का मुख धोने के लिए जल लेकर आता है और पद्मावती अनजान बनकर पूछती है कि ये अश्रु किस कारण से आए या ये जल क्यों लेकर आए हो? तो वसंतक कहता है कि हवा चलने से काश पुष्पों की धूल इनकी आंखों में गिर गई थी और इसी कारण से इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और इसी बात को समर्थित करते हुए राजा उदयन भी यही कारण बताते हैं और इसलिए बताते हैं कि पद्मावती बाला है, नव विवाहिता है, मेरी पत्नी है, धीर भी है, गंभीर भी है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव कातर होता है, अधीर होता है। तो वो यदि इस बात को जान लेगी कि वासव दत्ता को याद करके मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो अधीर हो जाएगी, इसलिए वो भी वसंतक की बात का ही समर्थन करते हुए असत्य कहते हैं। अब ये प्रणय प्रसंग और अधिक लंबा न खिंच जाए या कुछ बात ऐसी न निकल जाए कि पद्मावती व्यथित हो जाए या आहत हो जाए, इसलिए इस प्रणय प्रसंग को यहीं समाप्त करने की अभिलाषा से विदूषक उदयन से कहता है कि आज अपराह्न में मगधराज दर्शक आपके साथ या आपको आगे करते हुए अपनी मित्र मंडली से मिलना चाहते हैं, इसलिए चलिए उनके पास, क्योंकि सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयति। सत्कारो ही नाम, जो सत्कार है उसे सत्कारेण, सत्कार के साथ ही, सम्मान को सम्मान के साथ ही यदि स्वीकृत किया जाए, स्वीकार किया जाए तो वो प्रीतिम उत्पादयति, वो प्रीति को, प्रेम को उत्पन्न करता है। ये भी एक सूक्ति है कि यदि कोई आपका सम्मान करता है तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार करने से ही परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। इस पर या इस बात को सुनकर उदयन कहते हैं, और वो इस 10वें श्लोक में वर्णित है, गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः।
इसका अन्वय है विशालानां गुणानां वा सत्काराणां च कर्तारः लोके नित्यशः सुलभाः तु विज्ञातारः दुर्लभाः। विशालानाम अत्यंत विशाल या अत्यंत महान, गुणानाम गुणों और सत्काराणाम सत्कार करने वाले, तो महान गुणों से युक्त सत्कार करने वाले, कर्तारः जो करने वाले हैं, ऐसे जो करता हैं वो लोके इस संसार में नित्यशः सुलभाः नित्य सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन विज्ञातारः जो उनको जानने वाले हैं, उन गुणों को और उन सत्कारों को जो जानने वाले हैं वो दुर्लभाः वो दुर्लभ होते हैं। तो गुणों और सत्कारों को करने वाले तो सुलभ हैं, लेकिन उनको जानने वाले या उनका उसी रूप में आदर करने वाले या सम्मान करने वाले इस संसार में कम मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। उदयन का कहना है कि संसार में परोपकार, विनम्रता आदि जो गुण हैं उनसे युक्त और सम्मान करने वाले लोगों से युक्त जो व्यक्ति हैं वो तो सुलभ हैं, किंतु उन गुणों को और उन सत्कारों को आदर पूर्वक स्वीकार करने वाले लोग दुर्लभ हैं। क्योंकि दूसरों के गुणों की प्रशंसा तो सब करते हैं, लेकिन उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में या अपने व्यवहार में ढालना, ऐसा करने वाले लोग कम होते हैं। और यदि मगध राज दर्शक ने मुझे निमंत्रण भेजा है और मुझे सम्मानित करते हुए अपनी मित्र मंडली से मिलना चाहते हैं, तो मुझे भी उस आदर को सादर ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि मैं भी उनके सत्कार का सम्मान करता हूँ और इसलिए मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहकर निष्क्रांताः सर्वे, वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंकः, यहाँ पर चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। तो इस अंक में हमने ये पढ़ा है कि पद्मावती और वासवदत्ता, इनमें से उदयन को कौन अधिक प्रिय है और वसंतक को कौन अधिक प्रिय है, इसका खुलासा होता है। और इस बात को छिपकर दोनों महारानियाँ वासवदत्ता भी और पद्मावती भी सुनती हैं और संतुष्ट भी होती हैं। लेकिन उदयन और वसंतक दोनों असत्य भी कहते हैं पद्मावती से, और वो उसके पीछे भी ये कारण है कि स्त्री स्वभावस्तु कातरः, स्त्रियों का स्वभाव अधीर होता है। और पद्मावती यदि वासवदत्ता के कारण उदयन दुखी है ऐसा जानकर, यदि ऐसा जान लेती है तो वो भी दुखी हो जाएगी, इसलिए वो असत्य कहते हैं। और ये प्रसंग और अधिक लंबा न खिंच जाए या इसमें कोई और बात न निकल जाए, इसलिए विदूषक अपनी बुद्धिमत्ता से इस बात को यहीं समाप्त करके कहते हैं कि मगध राज दर्शक ने आपको बुलाया है और इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वे सब वहाँ से चले जाते हैं और चतुर्थ अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। 10 श्लोक हैं इसमें, हमने 10 श्लोकों का अध्ययन किया है, बीच की कथा भी हमने पढ़ी है। और अब इसके कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। आप और अधिक बनाएंगे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो पहला प्रश्न है, विदूषक की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इस अंक के प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था कि विदूषक जो है वो एक, सबसे पहले तो वो राजा का मित्र होता है, उसका सहायक होता है। और उसकी विशेषता यह है कि एक तो वो हास्य प्रिय होता है, अपने भाव से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से दर्शकों को हंसाने वाला पात्र होता है और भोजन प्रिय होता है। ये उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। दूसरा प्रश्न है, सारस पंक्ति के वर्णन में क्या कहा गया है। और ये हमने इसी अंक के, चतुर्थ अंक के द्वितीय श्लोक में पढ़ा था, ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च, कि जो सारस पंक्ति आकाश में उड़ रही है वो ऋजु भी है और आयत भी है, सीधी भी है और फैली हुई भी है, विरल भी है, टेढ़ी भी है, सप्तर्षि के समान तिरछी है, कभी ऊंची, नतोन्नत ऊंची भी है और नीची भी है, और
केंचुली छोड़ते हुए सांप के पेट के समान निर्मल भी है। ये हमने इसके द्वितीय श्लोक में पढ़ा था और यही इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, उदयन को कैसे अनुमान होता है कि उसे देखकर कोई स्त्री चली गई है। प्रमद वन में पद्मावती और वासवदत्ता होती हैं और उदयन को आता देख वो दोनों वहाँ से छिपने के लिए चली जाती हैं, लेकिन फिर भी उदयन को अनुमान हो जाता है और ये हमने चतुर्थ अंक के चौथे श्लोक में पढ़ा था। पादाक्रांतानि पुष्पाणि सूक्ष्म चेद शिलातलम, कि यहाँ पर जो पुष्प हैं वो पादाक्रांतानि पैरों से कुचले हुए हैं और शिलातल जो है वो भी सूक्ष्म, वो भी गर्म है। इस बात से उदयन को अनुमान हो जाता है कि यहाँ से मुझे देखकर सहसा कोई स्त्री छिप गई है या चली गई है। फिर अगला प्रश्न है, एकांत देखकर वसंतक उदयन से क्या प्रश्न करता है, क्या प्रश्न पूछता है। और एकांत देखकर वसंतक द्वारा किया गया प्रश्न ये है कि आपको उस समय की वासवदत्ता अधिक प्रिय है या अभी आपकी जो नव विवाहिता पत्नी पद्मावती है वो अधिक प्रिय है। ऐसा प्रश्न वो उदयन से पूछता है। उदयन के आंसुओं के लिए वसंतक क्या बहाना बनाता है। ये अभी हमने पढ़ा था कि वसंतक ये बहाना बनाता है कि हवा चलने से काश पुष्प की जो धूल है वो उदयन की आंखों में गिर गई है और इस कारण से उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये तो कुछ 5 प्रश्न बनाए हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आप इसमें से बहुत सारे प्रश्न हर श्लोक में से, बीच की कथा में से या व्याकरण संबंधी कोई शब्द हैं उनसे संबंधित भी आप प्रश्न बना सकते हैं और इस तरह से पूरे अंक का अध्ययन भी हो जाएगा और पुनः अभ्यास भी हो जाएगा। तो आप इसका अध्ययन कीजिए, प्रश्न बनाइए और अच्छे से व्याकरण भी पढ़िए।